हम आज फिर दोबारा पढ़ेंगे 21st सेंचुरी स्किल के ऊपर। 21st सेंचुरी स्किल के ऊपर हम इतना फोकस बार बार क्यों कर रहे हैं? दो बातों की वजह से। जैसे कि मैंने बताया कि पूरा का पूरा आईसीटी का जो कोर्स है, देखो आप लोग अगर बीएड का कोर्स तो बहुत अरसे से हो रहा है, आप किसी से पूछो जिसने 1980s में किया था कि भाई आईसीटी उस जमाने में थी, नहीं थी। आईसीटी की जिस कोर्स की बुनियाद पड़ी वो पड़ी ही 21st सेंचुरी स्किल की बेसिस पे, नंबर 1। नंबर 2, अगर गौर करो तो ये कोर्स पहले की तरह ये कोर्स भी प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी नहीं है। इस पे बात यह है कि आपने किस तरीके से अपनी क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी को आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से किस तरह से उनको नबर्द आजमा होना सिखा सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास प्रीवियस सेमेस्टर में एक बड़ा खूबसूरत जुमला था कि आज का टीचर स्टूडेंट्स को उन स्किल्स के लिए, उन कैरियर्स के लिए तैयार कर रहा है जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो अब इस 21st सेंचुरी स्किल के ऊपर रिदा जितनी तवज्जो से हम पढ़ेंगे, जितनी तवज्जो से उसको समझेंगे, उतनी ही हमारे लिए कोर्स भी आसान हो जाएगा और वो प्रैक्टिकल स्किल्स हमें आ जाएंगे जिसकी मदद से हम आगे चल के इन तमाम जो हम बातें पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करने को सलाहियत हमें पैदा हो जाएगी। हमारे पास कोई 8 साल का कोर्स नहीं कि हम आपको हर किस्म की टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। हमारा यहाँ पे मकसद क्या है कि हम आपके अंदर वो स्किल्स पैदा कर दें जिसकी मदद से आप हर आने वाली टेक्नोलॉजी को सीख सकें। हम शायद एआई के ऊपर बात ना कर सके, रमजान है, रमजान के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिकम पे जाना है, तो हम एआई पे बात ना कर सके, लेकिन आपके अंदर स्किल्स पैदा हो गए, आप खुद एआई को एक्सप्लोर कर सकेंगे। नंबर 1, मुमकिन है आने वाले वक्तों के अंदर आपकी क्लास के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही हो। अगेन स्किल्स पैदा हो गए आपके अंदर, आप इन चीजों को सीख के क्लास के अंदर एफिशिएंटली यूज कर सकेंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमने एग्जाम भी क्लियर करना है। कराची यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 21st सेंचुरी स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजे की बात यह है कि आपने जब इस टॉपिक का आंसर आपने समझ लिया, अभी जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप देखना यार सवाल के अंदर, इम्तिहान में जो भी सवाल आएगा ना, हर सवाल के अंदर इससे मिलता जुलता आंसर आप फिट कर सकते हैं। मसलन आपके पास सवाल आ सकता है कि जी इंटरैक्टिव जो रेडियो होता है, इंटरैक्टिव रेडियो को हम किस तरह से एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, क्या फायदे हैं? एक ही जवाब है जी बच्चों, उसमें क्लास के अंदर बच्चा जो है एफिशिएंट हो जाता है, क्लास में बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है और बच्चा खुद जो है अपने तौर पे काम कर सकता है। अगला सवाल होगा मल्टीमीडिया क्या फायदे हैं, यही सारा आंसर उसमें आ जाएगा। ठीक, आपने इस सवाल का सही से तैयारी कर ली। तैयारी का मतलब ये नहीं कि आपने नोट्स का रट्टा लगा लिया, तैयारी का मतलब ये कि आपको ये चीजें समझ में आ गई, आप देख लेना आगे हर टॉपिक जो है ना वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस टॉपिक सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता था कि यार जब भी कोई नया टॉपिक आ रहा है तो उसमें मैंने किस चीज का इजाफा करना है। हर दफा एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, इंटरैक्टिव रेडियो होता है, पॉडकास्ट होता है, और वही सारी बातें घूम घूम के। ऑडियो विजुअल का क्या फायदा है, वही वाली बात। मल्टीमीडिया क्या फायदा है, वही वाली बात। यूट्यूब का क्या फायदा है, वही वाली बात। एक ही बात को बार बार हम दोहरा रहे होते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हम इस वजह से बार बार तवज्जो दे रहे हैं। अदिल दरवाजा बंद करें। क्लास का हमारा रिकैप हो गया। रिकैप के लिए सबसे पहले हमने शुरू किया था इस बात के ऊपर, हमने यहाँ पे एक सवाल उठाया। देखो ये सवाल आप लोग पेपर में नहीं लिखोगे, राइट? एक बात देखो, फिर वही वाली बात, जैसे याद है मैंने कहा था कि कुकीज को अगर हम समझ रहे हैं तो जाके ये मत बोल देना गजनी फिल्म थी। बात समझाने के लिए एक बात है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप अपने वाइवा में या अपने सवाल का आंसर लिखते हुए समझाने के लिए कह सकते हैं कि हर जमाने के अपने तकाजे होते हैं। आज से चंद साल पहले जो स्किल्स बिल्कुल कॉमन थे, आम थे, जो हमारे वालिदैन दादा परदादा को आते थे, आज हमें तसव्वुर में भी नहीं कि वो काम हमने कैसे करना है। ठीक, फिर हमने बात की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। हमने बात की देखो हर जमाने में, हर दौर में ऐसा रहा। सबसे अच्छी एग्जांपल मैं समझता हूँ इस्लामिक हिस्ट्री की है कि एक जमाने में आप कितनी की कदर जो थी, जो तालीम याफ्ता आदमी उसको समझा जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा अहादीस का जखीरा होता था, जिससे सबसे ज्यादा अहादीस को याद किया हुआ होता था, वही सबसे बड़ा आलिम समझा जाता था। और उस दौर के अंदर लोग कोशिश ये करते थे कि उनकी जो हदीस तक जो उनकी चेन है ना, उसके अंदर रावियों की तादाद कम से कम हो। बजाय ऐसे कि मैं इससे 2, 3, 4 बंदों से जाके मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंच रही है, 3 के बजाय 4 के बजाय 2 हो गए तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। आगे चल के फिका का दौर आया तो हमारे उस दौर के अंदर ऐसे लोग ज्यादा वैल्यूएबल समझे गए जिनके जो फिका को समझते थे, तो कुरान और हदीस की रोशनी में नए दौर के मसाइल का हल निकाल सकते थे। आगे चल के यही लोग चीफ जस्टिस बने। ठीक, जैसे इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, ये लोग उस जमाने में चीफ जस्टिस थे, आज के दौर में जिसको हम चीफ जस्टिस का ओहदा कहेंगे। ठीक, फिर हमने बात की नेविगेशन का जमाना आया। आपकी वैल्यू इस बात पे थी कि आप समंदरी रास्तों पे किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं।
कितनी आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल है। आप अपनी जमीन से दूर है, अपने मुल्क से दूर है, आप समंदर में, राइट, आपके पास चंद 50-60 लोगों का अमला है, आपने उस अमले को, अब उस स्टाफ को आपने किस तरीके से मैनेज करना है। कोई आपके लिए मदद के लिए नहीं आएगा, कोई आपको आके ये नहीं बोलेगा, कोई बादशाह वगैरह कि भाई आप जो है मैंने इस बंदे को कैप्टन बनाया, तुम इसके रूल्स को फॉलो करो। आपके अंदर इस सलाहियत को होना कि आप उस समंदर में बैठ के अपने तौर पर सारे फैसले कर सकें और टीम को मैनेज कर सकें। जंगों का जमाना आया, जब जंगें हो रही हैं, यूरोप के अंदर 100-100 साल तक जंगें होती रही। उस दौर में आपने सर्वाइव करना था, अपने आप की एक आइडेंटिटी बनानी थी, आपके अंदर मिलिट्री स्किल्स का होना जरूरी था। किसी जमाने में आर्टिस्ट की बड़ी वैल्यू थी। उस जमाने के जितने भी लोग मशहूर रहे वो वही हुए जिनकी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज थी, जो कैनवस के ऊपर जो हमारे हकीकी मनाजिर को खूबसूरती से उतार सकते थे, जो पत्थर के अंदर एक मुजस्मा बना लेते थे, पत्थर को कहते हैं ना, पत्थर को जबान दे दी, जिनके अंदर इन चीजों की सलाहियत थी। 21st सेंचुरी के अंदर, दोबारा दरवाजा बंद करें यार अदीब, बेटा जब भी क्लास में आओ दरवाजा बंद करके आओ। अब जो 21st सेंचुरी के अंदर हमने फिर बात शुरू की, यार नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि भाई इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इतनी इंफॉर्मेशन है, हम कहाँ कहाँ से पढ़े। हमने कहा हमारा ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है, हम साथ जो है कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ रहे हैं, जंग हो किसी और के दरमियान रही है, उस जंग के असरात हम पे पड़ रहे हैं। यूरोप के अंदर मोर्टेलिटी रेट, लोगों के मरने की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर जो जंग हो रही है, जंग की वजह से एनर्जी की सप्लाई नहीं हो रही रशिया से। यूरोप को सबसे चीपेस्ट एनर्जी कहाँ से मिल रही थी? रशिया से। जंग हुई, यूरोप ने एनर्जी लेना छोड़ दी, रशिया ने भी देने से इनकार कर दिया कि तुम हमारा साथ नहीं देते, हम तुम्हें एनर्जी ऑयल नहीं प्रोवाइड कर रहे, नहीं प्रोवाइड कर सके। सर्दियां इंतहाई ठंडी हुई, सर्दियां तो ठंडी होती हैं, आपको हीटर चलाना होता है, पूरा पूरा घर गर्म करना पड़ता है, आप घर गर्म नहीं कर पा रहे। नतीजा क्या निकला कि आपके घरों के अंदर मोर्टेलिटी रेट बढ़ने लगे, बूढ़े अफराद जो है उनके अंदर मतलब ज्यादा तेजी से मरने लगे, क्योंकि सर्दी जो है इंसान के जिस्म पे काफी गहरा असर डालती है। अब उसके बाद हमने ये बात की कि देखो हुआ कुछ यूं कि हमारे मुल्क में अगरचे इस बात का रुझान नहीं है हमारे माशरे के अंदर कि हम लॉन्ग टर्म सोचें, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। यूएस के अंदर कुछ लोग बैठे जिन्होंने मिलकर इस बात का सोचा कि हम उन चीज़ों को, उन स्किल्स को लेकर आए जिन स्किल्स की माशरे में 21st सेंचुरी में ज़रूरत होगी, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हम तैयार कर सकें। और उन स्किल्स का नाम रखा 21st सेंचुरी स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। अगेन आप लोग आज पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप इस बात को यूँ समझो कि इस जो फ्रेमवर्क उन्होंने डिज़ाइन किया, इसके दुनिया भर की तालीमी इदारों पे इसके असरात हुए। हर किसी तक ये बात पहुंची कि भाई 21st सेंचुरी में ये तब्दीलियां आने वाली हैं, और आपने अपने बंदों को, अपने बच्चों को, अपने असातिज़ा को तैयार करना है कि उनके अंदर ये सलाहियतें लाजमन मौजूद हो। जब हम सलाहियत की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि यार फला किताब के चैप्टर नंबर फला फला को पढ़ लेना तो बस तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। बदनसीबी से हम में से अक्सर लोग यही समझते हैं तैयारी करने का मतलब आपके पास नोट्स हैं, क्या आपने नोट्स याद कर लिए, सर आप जो है ना हमारा रिटन टेस्ट ले लिया करें ताकि हमारे इम्तिहान की तैयारी हो जाए। हमारे नज़दीक सलाहियत यही है। हम ये नहीं सोचते कि हम खुद कोई काम करने की अगर हमारे अंदर एबिलिटी पैदा हो रही है तो ये भी तो सलाहियत है। अगर हम किसी सवाल का आंसर खुद तलाश कर पा रहे हैं तो ये भी तो एबिलिटी है। ठीक, तो 21st सेंचुरी स्किल के अंदर उन्होंने वो चीज़ें रखी हैं जिसको आप यूँ कह सकते हो कि आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि यार इस किताब को पढ़ना है या फला चीज़ का आपने जाके IT का कोर्स करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने वो सलाहियतें पहचानी। मिसाल के तौर पर एक सलाहियत होती है बहादुरी, एक सलाहियत होती है कि आपके अंदर जबानदानी कितनी है, आप कितनी अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। उन्होंने इस किस्म की सलाहियतों को जमा करके उसका नाम रखा 21st सेंचुरी स्किल। समीरा क्या इशू है? समीरा इधर आगे बैठो, हुरिया उधर जाओ। अच्छा, अब हम बात करते हैं वो 21st सेंचुरी स्किल्स कौन से थे। ये स्लाइड नजर आ रही है आप लोग को, आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप एंड इनोवेशन। इसके अंदर वो मुजस्मा नजर आ रहा है, स्कल्पचर नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि औरत के चेहरे पे पर्दा पड़ा हुआ है। अब तुम उस बंदे की महारत का अंदाजा लगाओ कि उसने पत्थर को इस तरीके से तराशा कि ऐसा लग रहा है कि उस मुजस्मे के चेहरे पे बारीक सा पर्दा पड़ा हुआ है। और उस बंदे की मतलब आप अंदाजा लगाएं कि उसने किस तरीके से इस चीज को डिजाइन किया होगा। एक और ऐसा मुजस्मा है जिसके अंदर उसने मार्बल की मदद से ना नेट बनाया हुआ है, जो मछली पकड़ने का जाल होता है ना, उस मछली पकड़ने के जाल को आपने देखो उसमें कितने सारे होल्स होते हैं, ठीक है, और डोरियों को बांध बांध के बनाया होता है। उसने मार्बल के अंदर इस चीज को डिजाइन किया हुआ है। बस क्या उस बंदे की महारत होगी और कितनी उसने मेहनत की होगी कि एक पत्थर को तराश के आप उसके अंदर पूरा एक जाल सा बना दो। अब हम चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी की हमने बात कर ली।
अब हम बात करते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है। देखो 21st सेंचुरी स्किल्स को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लो। एक सेक्शन का नाम उन्होंने रखा है जो आपको स्लाइड में नजर भी आ रहा है, 4 C's। पहला सी क्रिटिकल थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। दूसरी कैटेगरी, दूसरा सेक्शन बनाया लिटरेसी का, मीडिया लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी और टेक्नोलॉजी लिटरेसी, ठीक। और आखिरी उन्होंने बनाया लाइफ स्किल्स का। लाइफ स्किल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव और ठीक। अच्छा, अब हम बात करेंगे इन तमाम स्किल्स की, थोड़ी थोड़ी तमाम स्किल्स पे बात करेंगे। उससे पहले देखो एक कैटेगरीज तुम लोग को नजर आ रही है, 3 कैटेगरीज हैं, लर्निंग एंड इनोवेशन, डिजिटल लिटरेसी, कैरियर एंड लाइफ, जिसमें मैं तफसील से बात कर चुका हूं इन 3 कैटेगरीज की। अब इसको बनाने वाले कौन थे? देखो 21st सेंचुरी के अंदर डिफरेंट की ऑर्गेनाइजेशंस बैठी, यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंटेल, एप्पल, डेल, डिफरेंट एनजीओस, डिफरेंट। अब हमारे यहाँ तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट की सतह पे स्टेट्स के अंदर स्कूल्स की अपनी अपनी तंजीमें बनी हुई हैं, तो वो सब के सब इसके अंदर इन्वॉल्व है, सब के सब इसमें इन्वॉल्व है कि हम जो है मिलके डिजाइन करें, उन स्किल्स को पहचाने कि 21st सेंचुरी के अंदर हमारे बच्चों को कौन कौन से स्किल्स की जरूरत है। इस ग्रुप का नाम रखा गया था पार्टनरशिप फॉर 21st सेंचुरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 21st सेंचुरी स्किल का फ्रेमवर्क डिजाइन किया। कोई एक बंदा नहीं है, मुख्तलिफ इदारे मिलके उन्होंने मिलके इन चीज़ों को डिज़ाइन किया। और मैं जितना ज़्यादा इसको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वाकई मुझे इस बात का एहसास होता है, आई डोंट नो आप लोग मेरी बात से एग्री करें ना करें, कि ये वाकई एक उन्होंने बड़ी एक विजनरी डॉक्यूमेंट, एक विजनरी फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया। बहुत गहराई में जाके उन्होंने इस बात को समझा। देखो 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यानी 2000 की बात कर रहे हैं। 2000 के अंदर आप में से बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए थे। उस जमाने में इंटरनेट इतना कॉमन नहीं हुआ था, मोबाइल फोन हर किसी के पास नहीं था, स्मार्टफोन का दूर दूर तक कॉन्सेप्ट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, एआई नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने आज वो तमाम स्किल्स को पहचाना जिसकी हमारे दौर में जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल में तो इसको मैं तो बहुत विजनरी फ्रेमवर्क समझता हूँ कि आज जब तकरीबन 23 साल के बाद, 24 साल के बाद जब मैं खड़े होकर इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी इन्हीं स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोग भी यही कहते हैं कि जी हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, कोलैबोरेशन का होना, अपनी सेल्फ असेसमेंट का होना, लीडरशिप का होना जरूरी है। उस दौर में जब ये चीजें नहीं थी, उन्होंने उस दौर में पहचान लिया, ये बहुत बड़ी बात थी। मरियम कमाल बोर्ड पर तशरीफ लाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, ठीक है। स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप लोग को, किसी हद तक आप लोग को इससे हिंट मिल जाएगी। आप लोग ने मुझे ये बताना है, जब हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग से क्या चीज आपके जहन में आती है? क्या मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का? ओके जी, आमना अशरफ। तो थिंकिंग में और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? गौर फिक्र करना का मतलब तो ये है ना कि थिंकिंग ऐसे ही है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग और इसमें क्या फर्क है थिंकिंग के अंदर? और कोई? तुबा सुहेल। अच्छा, देखो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब, बहरहाल आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल बात ये तो है कि गौर फिक्र करना, लेकिन किसी भी चीज को उसके फेस वैल्यू पे ना लेना। आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जमा करें, डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें और उसकी रोशनी में फैसला करें कि सही चीज क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग का बुनियादी मतलब यही है। अब आप कह सकते हैं कि सर इसकी क्या मिसाल हो सकती है? मेरे ख्याल में चले कॉमन मिसाल देता हूँ। आप ऑनलाइन एक चीज़ को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं, ठीक है, 6-7 रिव्यूज़ हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, ओके, 5 स्टार लोगों ने दिया हुआ है। उसी के मुकाबले में एक दूसरी कैटेगरी है, उसके 500 रिव्यूज़ हैं, और 500 रिव्यूज़ के अंदर आप यूँ समझ लें कि अराउंड 300 जो है अच्छे रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार हैं, 100 जो है 4 स्टार हैं, 10-20 जो है कम रेटिंग वाले, 1-2 वाले, ठीक। तो आपके ख्याल में कौन सी प्रोडक्ट अच्छी होगी? क्यों? दूसरी क्यों अच्छी होगी? ज्यादा लोगों ने किया हुआ है। आप ये नहीं देख रहे, आपने सिर्फ ये नहीं देखा कि यार देखो इसकी जो रेटिंग देख रहा हूँ, इसके अंदर तो 100% मार्क्स आ रहे हैं पहली वाले के अंदर, लेकिन क्या है, लोगों की तादाद कम है।
मेरे जहन में क्या चीज़ आती है, क्या पता उसने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कहा हो कि यार मेरी जो स्टोर को ना, मेरी प्रोडक्ट को तुम लोग 5 स्टार रिव्यू दे दो। ठीक। एक और मिसाल लेते हैं, आप लोग के घर के हालात बड़े ख़राब हैं, बड़े परेशान हैं, हस्बैंड की तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा, बच्चों की फीस देनी है और आपकी तनख्वाह अभी तक मिली नहीं है। इतने में आपको पता चलता है कि जी फेसबुक के ऊपर कोई खातून आपसे कांटेक्ट करती है कि जी आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम जो है आपकी आमदनी को डबल करके देंगे। आपने कहा ठीक है, आजमाने में क्या हर्ज है। आपने उनको 5,000 रुपये दिए, अगले महीने उन्होंने आपके अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। क्या ख्याल है, कैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यार उसने कितना मुनाफा दिया, 100%। 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे दिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसको 1 लाख रुपए देता तो क्या वो उसको मुझे जो है 100% 2 लाख करके दे देती। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये बड़ी एक आसान सी बात हो जाती है कि अब यहाँ पे क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ अर्से पहले आप लोग को याद है एक मुजारबत स्कैंडल हुआ था, पता है आप लोग को? एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था कि कुछ मदारिस इसके अंदर इन्वॉल्व थे कि लोग उन मदारिस के पास पैसे रखवा रहे थे और वो यही वाली बात थी, आप हमें पैसे देंगे, हम मुजारबत यानी इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के जरिए से आपको उसको डबल ट्रिपल करके देंगे। और जब मेरे पास ये ऑफर आई तो मेरा उस वक्त ये पॉइंट था कि यार ये ऐसा कौन सा कारोबार है जिसके अंदर आपको 100% प्रॉफिट मिल रहा हो। जब मुल्क के माशी हालात ख़राब होते हैं तो हर किसी के लिए हालात ख़राब होते हैं, हर कंपनी का जो रेट होता है, हर कंपनी का प्रॉफिट रेट गिरता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास कोई ऐसी जादू की चीज़ हो कि वो अपने तौर पे, मतलब मेरा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको मैं 100% प्रॉफिट दे रहा हूँ, लेकिन हुकूमत पूरा माशरा जो है उसके अंदर महंगाई हो रही हो, कसाद बाजारी हो रही हो, लेकिन आपका कारोबार चल रहा हो। देखो यहाँ एग्जाम्पल क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, कि वो चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक आपके, हम यूँ कह सकते हैं कि आपके सोसाइटी या माशरे से नहीं है, हम स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की बात नहीं करें, लेकिन आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है कि आपके अंदर इस सलाहियत का हो कि आप चीज़ों को देख के एनालाइज कर सकें। आपके पास फेसबुक वगैरह के ऊपर बड़े खूबसूरत से इश्तहार आते हैं, जी फला प्रोडक्ट आप परचेज कर लें, राइट। आपने उसको उसको देखना है कि यार मुझे इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, क्या ये जो प्रोमिस कर रहे हैं कि ये इस किस्म की ये जो इसके वादे हैं, आप ये मशीन की दवाई इस्तेमाल कीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा 1 महीने के अंदर, और तस्वीरें लगी हुई कि जी 1 महीने के अंदर 10 किलो 20 किलो वजन कम हो गया, तो आपके जहन में ये सलाहियत हो कि भाई देख सकें कि यार ये चीज़ सही है भी या गलत। ठीक है, इस बारे में कोई पॉइंट? अब हम वो आगे चलते हैं। अगली चीज है हमारी कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन की 20 क्या मतलब कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन की 21st सेंचुरी में क्यों जरूरत है? जी अदील। कम्युनिकेशन, तबादला ख्याल, इबलाग। तो फिर इसमें 21st सेंचुरी में क्या कम्युनिकेशन, क्या मसला हुआ? हम क्यों पढ़ रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर? कम्युनिकेशन ऐसा कौन सा स्किल है? आगे आगे बैठो, थी पूरी सीटें खाली पड़ी हुई, आगे आओ। तो 21st सेंचुरी के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि जिसके लिए आपको कम्युनिकेशन अलग से पॉइंट आउट करना पड़ रहा है? जी। क्योंकि अब हमारा मुकाबला पूरी दुनिया में हर किसी से है, सिर्फ अपना आसपास के लोगों से नहीं। तो क्या हम अदील, तुम्हारे जो जवाब होते हैं ना वो हमेशा ऐसे होते हैं जैसे खानापुरी वाले, जैसे पेपर बस पासिंग मार्क्स मिल जाए मुझे, तो क्लास में भी यही कर रहे होते हैं। देखो ये जवाब है। हमारी दुनिया के अंदर माशाल्लाह अपना जहन अच्छा है, पता नहीं जहन इस्तेमाल क्यों नहीं करते। हमारे दौर के अंदर, हमारे ज़माने के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों से, हम एक देखा जाए तो यार जितनी कोलैबोरेशन के साथ, जितना मिलजुल के अब हम काम कर रहे हैं, पहले किसी ज़माने में इतना काम नहीं हुआ। हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि यार अपनी चीज़ों को हम कम्युनिकेट कर सकें। आपका स्टूडेंट जो है अगर वो जॉब मार्केट में जाता है, अगर वो वहां जाके एक अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पा रहा, अपने स्किल्स को, अपनी महारत को शो नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, क्या वो कैरियर में कामयाब हो सकता है? हम लोग क्यों क्लास के अंदर रिकैप करवाते हैं? हम क्यों अपनी क्लास के अंदर बच्चों से प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं? हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अगेन, हर दौर में ये चीज कम्युनिकेशन की किसी ना किसी हद तक जरूरत थी, लेकिन बात ये थी कि पुराने जमाने में, पहले के दौर में, आप बगैर इन स्किल्स के भी सरवाइव कर लेते थे, राइट। बाप का कारोबार है, आपने वही संभाल लिया, बाप की दुकान है वो संभाल ली, बाप का जमीनें है आपने वो संभाल ली, बड़ा भाई कमा रहा, पूरा घर चल रहा है। आज के दौर में ऐसा नहीं हो सकता। हर शख्स के अंदर एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी है। अगला स्किल कौन सा है रवासिया? कोलैबोरेशन। क्या मतलब कोलैबोरेशन का? 21st सेंचुरी में क्यों जरूरी है? क्या पहले दौर में लोग अलग अलग रहते थे? क्या पहले दौर में तहजीबें नहीं थी? क्या पहले दौर के अंदर लोग मिलजुल के नहीं रहते थे?
हर किसी का अपना अलग घर होता था। अब की जरूरत है कोलैबोरेशन की। आज के दौर के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा जो अकेले कर सके। हम माजी की चीजें सुनते हैं, लियोनार्डो डी विंची ने फला पेंटिंग की, फला स्कल्पचर डिजाइन किया, अकेले किया। थोड़े बहुत उसके हेल्पर्स थे, ठीक है, लेकिन अकेले किया। आज के दौर में कोई एक चीज ऐसी जहन में आ रही है जो किसी ने अकेले की हो, कोई एक चीज। अगर आप एक यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं तो उसके लिए भी अगर आपका चैनल सक्सेसफुल हो जाता है, आपको 10 बंदों के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा होता है। कोई बंदा आपकी स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, कोई आपकी वीडियो एडिट कर रहा होता है, कोई सोशल मीडिया को मेंटेन कर रहा होता है। ये मिलजुल कर ही काम हमारा चल सकता है। इस वजह से, क्योंकि हमारे इस दौर के अंदर वो स्किल्स, वो चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं जिसके लिए मिलजुल के काम किए बगैर चारा नहीं है। कोलैबोरेशन के अंदर हमारे रास्ते में क्या रुकावट आती है? आप लोग टीचर है ना, फ्यूचर के टीचर हैं, अभी के टीचर हैं, अपने आप लोग के दरमियान में कितना कोलैबोरेशन है? क्या? अच्छा, एक मिनट जी। अदील, आपकी क्लास में आप लोगों के दरमियान कैसा, कितना कोलैबोरेशन? आप लोग क्या फील करते हैं? आप लोग के अपने कोलैबोरेशन के स्किल्स कैसे हैं? मिलजुल के काम करने की सलाहियत कैसी है आप लोग के अंदर? जी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बताएं, और क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं? चैलेंजेस लेके कोलैबोरेशन के। जी, हमारी क्लास में है, चलिए ठीक है, लेकिन कल्चरल डाइवर्सिटी। जी, ठीक है, हर बंदा अपनी मर्जी चलाना चाहता है, ठीक है। और जी मुनीबा, क्यों कोलैबोरेशन नहीं हो पा रही? देखो, इसी से अंदाजा लगा लो, तुम लोग इस क्लास में पढ़ते हुए 3rd सेमेस्टर आ गया है और आप लोग एक तरह से हम कह सकते हैं समझदार उम्र के अंदर शामिल हो गए। यानी ये वाली बात नहीं कि इसने मुझे देख के जबान चढ़ाई, ये मुझे बार बार देख रहा है और ये जो है मेरी पेंसिल ले ली थी वापस नहीं किया था, ठीक है, ऐसा नहीं है। नाखुद साफ है तुम्हारे अदील, कोई मसला नहीं है, मैं यहीं से बता सकता हूँ। तो ये मसला नहीं है, ठीक। लेकिन इसके बावजूद हम आपस में कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे, आपस में मिलजुल के काम नहीं कर पा रहे। ओके, अब यहाँ पे ये सवाल है कि इसकी मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह यह है कि हमें बचपन से कुछ इस तरीके से सिखाया जाता है कि आप क्लास में जाते हैं, क्लास के अंदर होता है हर बच्चा अपना अपना होमवर्क खुद करे, ठीक। हम किसी बच्चे की हेल्प भी कर रहे होते, टीचर मना करते हैं, उसको अपना काम खुद करने दो। जब आप पहले से ऐसा माहौल बनाएंगे तो बच्चे के अंदर कोलैबोरेशन कैसे आएगी? यहाँ तक कि बच्चों के अंदर ये बात डेवलप हो जाती है कि अगर बड़ा भाई ने कोई चीज पढ़ी हुई है तो छोटे भाई को पढ़ाता नहीं है, खुद पढ़ो, क्योंकि जब मैंने खुद भुगता है तो तुम भी खुद भुगतो। मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं, मैं क्यों तुम्हारे साथ साथ जो है ना इन चीजों को सफर करूं, ठीक है। हम लोग लंच के लिए जाते हैं, बच्चा स्कूल लंच लेकर पहुंचता है तो अम्मा पीछे क्या कहती हैं, बेटा अकेले पूरा खा के आना, ठीक है। और जो है ना फला बच्चा जो है ना तुम्हारा इसका लंच खा देता है, बकायदा टीचर से जाकर शिकायत की जाती है कि जी फला बच्चा जो है ना वो मेरे बच्चे का लंच खा जाता है। आप उसको समझाएं, उनको अलग अलग बिठाया करें, ब्रेक के अंदर मेरा बच्चा घर आता है तो भूखा आता है। जब हमारी शुरू से ऐसी सोच होगी, हम किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स के अंदर कोलैबोरेशन पैदा कर सकेंगे। और जो फैमिली की बातें होती है उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग को अच्छी तरह से अंदाजा क्या कुछ होता है। अब अपनी क्लास के अंदर हम किस तरीके से कोलैबोरेशन को हम फॉस्टर कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर कोलैबोरेशन आए, ठीक है। और ग्रुप वर्क के अंदर क्या करेंगे? फिर ग्रुप वर्क बनेगा वही होगा कि उस्मा और वो अलिशबा साथ होंगी, अदील और फहाद साथ होंगे, और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे डाइवर्स ग्रुप हो। अब शायद समझ में आ रहा हो कि हमने क्यों ग्रुप्स को तोड़े थे, ठीक है, इसलिए कि 3rd सेमेस्टर में ये टॉपिक पढ़ा सकूं, ताकि आप लोग ग्रुप इसलिए तोड़े कि भाई जब मुख्तलिफ ग्रुप्स होंगे, मुख्तलिफ मिजाज के लोग होंगे तो आपस के अंदर कोलैबोरेट करना आपको आएगा। आप हमेशा इस बात को देख लेना, मैं आपको ये बात अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो लोग 2 या 3 लोगों का ग्रुप बना हुआ होता है ना, कि हमारी बड़ी गहरी दोस्ती, हमेशा वो अपने करियर के अंदर कहीं ना कहीं ठोकर खाते हैं। आपको देखो, जो कुछ पढ़ रहे हो घर पे भी पढ़ सकते हैं, और ये कोई अभी की बात नहीं, पहले की बात थी। पहले भी घरों में किताबें लेके जा सकते थे, पहले भी वालिदैन घर पे पढ़ा सकते थे, वालिदैन पढ़े लिखे होते थे। लेकिन फिर भी वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल वगैरह जो भेजते हैं ना, उसके पीछे सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चे के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ जाएगा, इंटर का सर्टिफिकेट आ जाएगा। पीछे मकसद ये भी होता था कि यार बच्चे के जो है ना आपस में सोशल स्किल्स डेवलप हो, आपस में मिलजुल के रहना सीखे। लेकिन ये अलग बात होती है जब बच्चा वहां जाता है तो बजाय हम उसके आपस में मिलजुल के सोशल स्किल्स डेवलप करने के, हम दूसरी चीजें शुरू कर देते हैं, हम दूसरी बातें शुरू कर देते हैं कि तुम इसके साथ नहीं बैठो, तुम मुझसे बात नहीं करो, मिलकर काम नहीं करो। हमारे बच्चों के अंदर एक चीज डेवलप होने लगती है, काम तो सारा मैंने किया था, मेरा नाम नहीं आया, प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी
और उसने आके ना सबसे ऊपर अपना नाम लिख लिया, मेरा नाम तो लिखा ही नहीं, या मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं आया, मेरा नाम नीचे क्यों लिख दिया। लोग बकायदा इन चीजों पे बहस कर रहे होते हैं। जिंदगी कभी भी तराजू के साथ नहीं गुजर सकती। आप चाहें कि जी एक तराजू लगा हुआ हो कि जी मैंने फहद के लिए ये काम किया, तो अदील कहे कि जी तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तो लिहाजा तुम जब तक मेरे बराबर नहीं करोगे, जो मैंने तुम्हारे लिए किया तुम भी मेरे उतना ही रिटर्न करो। कभी कोई आगे बढ़ता है, कभी दूसरा आगे बढ़ता है, कभी बाज दफा एक ही बंदे को बार बार सेक्रीफाइस करनी पड़ रही होती है, लेकिन जिंदगी इसी तरीके से गुजरती है। जब हम इस तरीके से करते हैं तभी हम मिलके कोलैबोरेट करके कोई काम कर पाते हैं। सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, और सबको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ा स्किल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसको सीखना वाकईतन आपको अपनी क्लास से अंदाजा लगा लो कि इसको लेकर चलना इतना आसान नहीं होता। अगले स्किल की हम बात शुरू करते हैं, वो है कौन सा स्किल है लाइबा बेग? क्रिएटिविटी। लाइन माने कहीं पे लिखे क्रिएटिविटी। जी भाई, क्रिएटिविटी का क्या मतलब, क्या फायदा, क्या है क्रिएटिविटी में के अंदर? क्रिएटिविटी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे जी अलिशबा? वो तो प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा, कम्युनिकेशन में डाल देंगे इसको तो हम। वजिया हैदर। ओके, वजिया हैदर। जी वजिया हैदर। तो क्या मतलब क्रिएटिविटी से क्या जहन में आ रहा है जी? क्या नाम है? ईशाल। तो दुआ को क्यों बता रही थी? किसी चीज को ऑब्जर्व करना, क्या ख्याल है, सही है गलत है? देखो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ठीक है, जो चीजें मुरवजा है उनसे हटकर कोई नया सोल्यूशन लेकर आना, क्रिएटिव थिंकिंग। अब इसकी एग्जांपल बताओ जी फहद। बिस्मा। इसमें तुम्हें ये जगह नजर नहीं आ रही वहां, मतलब मिलके सर्दी लग रही है, मिलके बैठे हुए, गर्मी लगेगी। जी वजीहा बतूल। एग्जाम्पल दो, क्या मतलब, कौन से, हम एग्जाम्पल बताओ जी। निमरा, क्रिएटिव थिंकिंग की एग्जाम्पल। आपने जिंदगी में कोई क्रिएटिव काम किया हो, सबसे हटके काम किया हो? अस्तगफिरुल्लाह। जी मुनीबा। शाहबाज बेटा, ऐसे ही मक्खन लगाते रहो, पूरे नंबर आएंगे तुम्हारे। देखो, अभी मैं कल एक वीडियो देखा, समझ नहीं आया, वो मेरी तारीफ कर रही थी, कैसे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये क्रिएटिव थिंकिंग है। उन्होंने ये कहा कि सर जैसे कल हमारी क्लास में आप प्रोजेक्टर नहीं है, तो हम डिफरेंट तरीके ट्राई कर रहे हैं, हमने जो है राउटर के जरिए कोशिश कर रहे हैं, एक दो और राउटर अरेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मैंने उससे भी हम ट्राई करेंगे कि वो चल जाए, ताकि आप लोग को डेटा पैकेज वाला इशू ना हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, और दूसरा तरीका भी हमने ये कर लिया, स्क्रीन शेयर करके चला रहे हैं। हम बैठे नहीं रहे कि जी हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट तरीके ट्राई करें। तो मुनीबा बेटा, आपके तो 40 आउट ऑफ 40 हो गए। अब आगे चलते। देखो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखो कल मैं मुझे एक वीडियो किसी ने भेजी, मुल्तान के अंदर एक लड़का जो है वो चिप्स बेच रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, खर्चे पूरा करने के लिए। वो कैसे चिप्स बेच रहा है जी? वो, हाँ, चिप्स को लेके उसने पीसा, थैली को लेके, जैसे लेस वगैरह का थैला, उसके उसने उसको टुकड़े टुकड़े किए, उसके ऊपर उसने मसाले वगैरह डाल के और सॉसेज और मायोनीज वगैरह डाल के वो उसको बेच रहा है। मुझे नहीं पता कैसी चीज होगी यार, अजीब से लग रहा था मुझे तो, लेकिन बहरहाल एक क्रिएटिव सोल्यूशन है। किस तरीके से आपने उसने मसले का हल निकाला। चिप्स तो सब बेच रहे, उसने कहा बस पे मसाला डाल के और दीगर लवाजमात डाल के उसको मैं बेचने की कोशिश करूंगा। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नासा में जॉब कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं, तभी आप क्रिएटिव थिंकर हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी ये चीजें मौजूद है। एक एग्जाम्पल तो मैंने रोजमर्रा की जिंदगी की दे दी, एक और आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ सॉफ्टवेयर की। मोबाइल के अंदर जब एप्पल का आईफोन आया था,
ठीक है, तो एप्पल ने, स्टीव जॉब साहब ने कहा इसमें सिर्फ एक बटन होगा, बस बटन एक होगा, बाकी जो भी करना है स्क्रीन पे करना है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता तुम स्क्रीन पे जेस्चर्स यूज करना चाहो, यूं यूं घुमाओ, वो हम तुम्हें अलग कर देंगे। उस वक्त ये था कि यार आपने किसी पेज को रिफ्रेश कैसे करना है। अभी हम पेज को कैसे रिफ्रेश करते हैं, उसको नीचे ड्रैग करके छोड़ते, वो रिफ्रेश हो जाता है। ये एक साहब थे, मुझे इस वक्त उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने ट्विटर की ऐप बनाई थी, ओके, और उन्होंने इस जेस्चर को बनाया कि अगर आपने फीड को रिफ्रेश करना है तो बजाय इसके कि ऊपर बटन दिखा हुआ और रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो रिफ्रेश होगा, उन्होंने कहा इसको नीचे खींच के छोड़ोगे ना तो रिफ्रेश होगा। अब देखो बहुत सारे डेवलपर्स थे, लेकिन उसने एक नया सोल्यूशन लेकर आया। आईफोन के बारे में इनकी जो स्टीव जॉब की जो बायोग्राफी ऑफिशियल, उसके अंदर ये किस्सा भी लिखा हुआ है कि जब वो अपनी टीम पे फोर्स कर रहे थे कि आईफोन पतले से पतला हो, छोटे से छोटा हो, तो उसकी टीम लेकर गई, भाई सर इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, हमने पूरी इंजीनियरिंग लगा दी। उसने उसको उठा के पानी पे फेंक दिया, पानी का जो एक्वेरियम होता है उसमें डाल दिया, उसमें से बबल्स निकलने लगे। उसने देखो बबल्स क्यों निकल रहे थे, हवा थी, उसने देखा इसके अंदर बबल्स निकल रहे हैं, इसके अंदर हवा है, इसका मतलब अभी भी इसके अंदर खाली जगह मौजूद है। अब उसने फिर दोबारा अपनी टीम को फोर्स किया, जाओ देख कर आओ किस तरीके से जो है हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि और छोटा हो जाए। पहला जो आईफोन था वो वाकई एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट थी, और उसके अंदर आप बिल्कुल कह सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व हुई। कल की क्लास के अंदर आप लोग फिर आके मरियम कमाल आके बैठ जाए, कल की क्लास के अंदर आप लोग मुझे क्रिएटिव थिंकिंग की एग्जांपल्स देंगे और अपने स्टूडेंट्स के अंदर हम किस तरीके से क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, फिर हम बकिया स्किल्स के ऊपर बात करेंगे।